वो समझते क्या है, खुद को जो कहेंगे वो मैं मानूंगी हरगिज़ नहीं। मैं आज फंक्शन में साड़ी ही पहनूंगी। गुस्से में साड़ी पहनते वो कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि अरहम खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ और उनकी जान हवा लगने लगी। जब अरहम ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था तो दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हैं, घबरा कर पूछा। मुझे पता चला कि मेरी मनकूहा ने मुझे दिखाने के लिए साड़ी पहनी है। तो माँ ने हेज नज़रों से उसके सरापे को देखा और उसके सर्द अंदाज पर वो कांप उठी। मैंने कहा था ये बेहुदा लिबास मत पहनना। फिर क्यों पहना? अचानक घुराते उसने गुस्से से साड़ी खींची तो वो अपना वजूद छुपाने के लिए उसकी बाहों में चुपने लगी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हया आलूद लहजे में चीख उठी थी। वैसे तो फिलहाल मेरा ऐसा वैसा कुछ करने का इरादा नहीं, लेकिन अभी के अभी तुम ये बेहुदा साड़ी चेंज नहीं की तो मैं तुम्हारा मखमली वजूद नुमाया हो रहा है तो मैं वो कुछ कर जाऊंगा जो तुम सोचकर मरने वाली हो रही हो। और उसकी थोड़ी मुट्ठी में दबोचे वो उसके चेहरे पर चुका और अपने हर लफ्ज़ पर जोर दिए, गोया अच्छे से उसे अपनी बात पावर कराते। दानीन खानज़ादा की सांसें सीने में ही अटका गया था। उसके गुस्से और आदत से अच्छे से वाकिफ थी। वो जो कहता था कर गुजरता था। जब भी खौफ से उसके गले की गिल्टी डूब कर उभरी थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो ये बात गुस्से में बोलना शुरू हुई थी, लेकिन आहर तक उसकी आवाज़ भर आ गई थी, जबकि नीली समंदर जैसी मोटी मोटी आंखों में नमकीन पानी की तह जमती एक लम्हे में मुकाबिल को मबहूत कर गई थी। तो वो पल में मोम की मानी पिघला था। जब वो बेशक उस पर जितना भी बरहम हो, लेकिन मुकाबिल के आंसू उसके गुस्से से आग छिपटने डालकर आग की तपश को मांद कर देते थे। जब मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं है तो उसकी इस तरह की हरकतें करना बंद क्यों नहीं करती? वो नरम लहजे में मुतफस्सर होता। इसी नरमी के साथ उसकी दिलकश आंखों की नमी अपने देखते हुए मोरों से समेट गया था, जबकि वो उसकी गिरफ्त में कसमसाकर दूर होती अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती हुई आफत और शर्मिंदगी को छुपाए सीधी ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हुई थी। जबकि वो वहीं सर झटकते हुए दरवाजे का लॉक खोलते हुए कमरे से बाहर निकला तो सामने ही अपनी माँ को परेशान हाल टहलते पाया था, जो उसे देखकर लपक कर उस तक पहुंची थी। अरहाम, तुमने गुस्सा ज़्यादा तो नहीं किया था नहीं? पर वो उसके बाजू पकड़े सख्त अंदाज में मुतफस्सर हुआ था। गुस्सा तो नहीं, गुस्सा तो खैर बहुत आया था आपकी लाडली भतीजी की जिद्दी हरकत पर। फिर उनकी बचत होगी। दानीन की नीली आंखों का सहर याद करते हुए उसका लहजा मुबहम सा हुआ तो वो उलझ कर उसे देखने लगी थी। मतलब वो वलीमे में शिरकत तो कर रही है ना? तुमने उसे कमरे में ही तो कैद नहीं कर दिया? वो अपनी भतीजी को लेकर ही नहीं, बेटे को लेकर भी सख्त परेशान थी। उनके कहने पर दलीन से निकाह तो कर लिया था, लेकिन दोनों के मिजाजों का अलग अलग रंग एक नहीं हो पाता था, जिस एक वजह दनीन का जिद्दीपन और बचपना भी था। दनीन 5 साल की थी जब अचानक एक मूजी बीमारी के सबब वो अपनी माँ की ममता से महरूम हो गई थी। वो बहुत छोटी थी और उसे एक माँ की मोहब्बत भरी निगरानी की अशद ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसके वालिद की दूसरी शादी करा दी गई थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ वाकई सौतेली निकली। दनीन के वालिद ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। अचानक ही वो वहाँ साथ बीमार हुए तो उन्होंने अपनी बीवी को बुलवा लिया। उस वक्त दनीन को वहीं छोड़कर अपने छोर के पास ऐसी की कि फिर नहीं लौटी। ऐसे में दनीन की जिम्मेदारी उसकी पुप्पी ने संभाली थी। पहले उसकी माँ छिन गई, फिर बाप भी पराया हो गया था और उसकी दादी भी अपने फैसले पर खूब पछताई थी, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाबा बस दादी के इंतकाल पर आए थे और दूसरे दिन ही वापस लौट गए थे और ना ही सीने से लगाया ना ही नरम निगाह डाली। उन्हें बस अपनी बीवी की फिक्र थी। उनका 2 साल का बेटा था और उनकी बीवी फिर से माँ बनने वाली थी। वो पहली औलाद को भूल भाल कर दूसरी औलाद की फिक्र में मुब्तला निकल चले थे। मैं बस मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ जो आपकी लाडली को कैद कर लूँ। वो माँ की बात सुनता आफत से हफ़की जताते उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तो मेरे बच्चे, मेरा मतलब वो नहीं। वो अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा बोल गई, ममता से चूर लहजे में कहते उन्होंने आगे होकर उसके दोनों शानों पर प्यार से हाथ फेरा तो उसकी मोहब्बत पर निसार होता झुककर उनका सर चूम गया था। इतने में दरीन खानज़ादा जलती बनती कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी थी। ब्लैक कलर की टखनों को छूती हुई घेरेदार फ्राक में वो चांदी की माने चमक रही थी और हमने गहरी नज़र उसके मुकम्मल नाजुक सरापे पर डाली थी और चंद कदमों को फासला समेट कर उसके मुकाबिल हुआ तो उसकी 2 सांसें ही अटक चुकी थी। उसने आंखों में शर्माएगी की उतर आई थी और अब तो लिबास पूरा और मुनासिब था। क्या अब वो फिर अपना होनहार रूप दिखाता? उसे बुला की हर तरफ और जिद्दी सी लेकिन मुकाबिल पर जलाल अंदाज से भी जान उसकी हवा होती थी। अच्छी लग रही हो। उसकी शानों पर पड़े आंचल को सलीके से उसके गिर्द लपेट कर पल्लू उसके सर पर दुरुस्त करते हुए सरगोशी नुमा गंभीर लहजे में बोलते हुए पीछे हुआ था, जबकि वो मुंतशिर धड़कनों के साथ अपनी पुप्पो की जानिब बढ़ गई थी। अरहम खानज़ादा ब्लैक सूट में मलबूस पिला का वजी लग रहा था। जब वो ब्लैक फ्रॉक में नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। दोनों की जोड़ी
चाँद सूरज से कम नहीं थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे और एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों की मैचिंग तो ज़बरदस्त हो गई थी और दोनों ही माशाल्लाह हसीन और जमील लग रहे थे। तनीन के बारी सदके जाते वो उसे लिए आगे बढ़ गई थी, जबकि तनीन ने दिल ही दिल में खुद को कोसा था। गुस्से में वो बस ड्रेस चेंज करके आ गई थी। ड्रेस के कलर का तो उसने नोटिस ही नहीं लिया था कि वो भी ब्लैक कलर पहन कर आ चुकी थी। अरहम खानज़ादा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके बराबर में पैसेंजर सीट पर वो मुंह खुले मुंह के साथ तनीन खानज़ादा बैठी हुई थी। अरहम खामोशी से ड्राइव कर रहा था और उसने नोटिस किया था कि अभी वो बिल्कुल खामोश थी। पिछली सीट पर उसकी फूफो बैठी अपने शोर में से महवे गुफ्तगू थी। होटल मेन एंट्रेंस में गाड़ी ठहरी थी, जबकि तनीन सरहद से गाड़ी से निकलती हुई अरहम को फिर से गुस्सा दिला गई थी। वहाँ काफ़ी गहमा-गहमी में थी और इस दौरान उसके पेरेंट्स भी गाड़ी से उतरे तो वो भी तेज़ी से गाड़ी से निकलता वहाँ मौजूद गार्ड को गाड़ी की चाबी पकड़ाता गया था ताकि गाड़ी पार कर दे, जबकि वो खुद तेज़ी से लंबे-लंबे ठहाक पड़ते तनीन खानज़ादा के हमकदम होता हुआ उसका हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में ले गया था तो मुकाबिल का पुरहिद्दत लम्स पहुँच जाती उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकलने की नामहसूस कोशिश करने लगी, लेकिन वो नाकाम ठहरी। तो जल्दी कुर्ती उसके साथ ही रंग और बुक की महफिल में शामिल हो गई थी। भाई गुलनार, अब तो तुम भी अपने बेटे को वलीमा कर ही डालो। वो भी तो असद के साथ का ही है माशाल्लाह। आज उसकी शादी निपट की वलीमा हो रहा था बच्चे का। उनका एक रिश्तेदार खातून भी उन्हें देखकर नेक नीयती से मशवरा देने लगी। जी ज़रूर खालाजान, इंशाल्लाह जल्दी आप अरहम के वलीमे दावत वलीमे में शरीक होंगी। बस तनीन अपने फाइनल एग्जाम देते खुश दिली से कहते वो उनके साथ बैठ चुकी थी। इस टेबल पर सभी खवातीन उनके साथ ख़ानदान ही की थी और सभी आपस में सरगोशे में शामिल थी, जिनको अरहम और तनीन की रुश्ती कब है जानने का काफ़ी दिलचस्पी थी। और तनीन यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर और उसके बाद ही वो रुश्ती का सोच सकती थी, क्योंकि उनके बेटे की नज़र अभी तक वो एक न समझ बच्ची है जैसे ही ये कि न जाने ये ऊँट आकर जाकर ऊँ करवट बैठना था। इन्हें तो बस यही तशवीश घेरे रखती थी और इसी कश्मकश में वो बस इसी इंतज़ार में थी कि तनीन का कब लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होना है। वो हंसपे मामूल यूनी से लौटी तो घर में एक हलचल सी महसूस की थी। ड्राइंग रूम में बातों की आवाज़ें आ रही थी, जबकि मुलाजमीन भी मुतहरक नज़र आ रहे थे। वो हद से ज़्यादा थकी हुई थी, जब बगैर देरी किए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। बात लेकर वो नबी तान कर सोई, न जाने वो कब तक सोती रही। दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ सुनते वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और तेज़ी से उठकर डोर का लॉक खोल दिया था। क्या मसला है? वो झटके से दरवाज़ा खोले भड़की थी, लेकिन अपने सामने खड़े तेवरों से अरहम को खड़ा देखकर वो पल से सीधी हुई थी। मुलाजमा कई मरतबा तुम्हारा दरवाज़ा बजा कर गई है, लेकिन तुम शायद मर्दों से शर्त बांध कर सोई थी। मुर्दों से शर्त बांध कर सोई थी। उसका अंदाज़ा शर्मिंदा करने वाला था। मैं यूनी से थकी हुई आई थी, सर दर्द कर रहा था, पता नहीं चला मैं गहरी नींद से होंगी। नरोटेपन से कहती हुई उसने अपनी नींद के खुमार में सरब पड़ती हुई आंखों से मुकाबिल की शायद रंग आंखों में देखा तो अरहम खानज़ादा के दिल ने एक बीट मिस किया था। अरहम खानज़ादा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। बालों का क्या हशर किया हुआ है, नहा कर कंघी तक नहीं की। वो दो कदम मजीद आगे होते हुए उसके चेहरे पर आते हुए बालों को नरमी से पीछे करते हुए उन्हें अपनी खुरदरी उंगली से सुलझाने लगा था। मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर सो गई थी। नींद सख्त आ रही थी। वो अपने बालों को परेशानी से देखती हुई ड्रेसिंग मिरर की जाने बढ़ी तो अरहम ने भी उसकी पैरवी की थी। आप अंदर क्यों आ रहे हैं? मैं बस बात सुलझाकर नीचे ही आती हूँ, डिनर का वक्त हो चुका है। और सादा से लहजे में बोलती, एक नज़र बाल क्लाक पर नज़र डालते गई, डाल की जो रात के 8 बजा रही थी। तुम यहाँ खामोश से बैठो। बचपन में भी यूं ही जब बाल उलझा लेती थी तो मैं ही इन्हें सुलझाता था। ये तुम्हारे बस का काम नहीं। नरमी से उसे डिपटते हुए उसे इशारों से पकड़ते हुए स्टूल पर बिठा गया था और उसके बालों को दुरुस्त करने लगा था। उसकी शैन रंग रेशम के थान जैसे बाल नरमी से एहतियात से सुलझाने लगा था और ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस वो बला का वजी लग रहा था और अपने काम में मसरूफ़ और तनीन उसे देखने में उसके वजी नकूश में तीखापन घुला था और जो उसकी शख्सियत को सूट भी करता था। मुकाबिल की सहरंगेज़ पर्सनैलिटी हर लड़की का ख्वाब था, लेकिन वो बस इसी का था। बेशक वो वसील से ही, लेकिन तनीन के दिन को वो अच्छा भी लगता था, जैसे उस वक्त वो पूरी तरह उसे देखने में महब थी। इस दौरान मुकाबिल का लम्स कभी उसे अपने गाल पर तो कभी गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस होता। एक नए एहसास से दो चार कर रहा था। अरहम खानज़ादा का ये केयरिंग अंदाज़ों से अच्छा लग रहा था, तो वही मुकाबिल तनीन की नज़रें खुद पर मरकूज़ पाते बेनियाज बन रहा था, मगर तनीन उसे यूं का
खुद हक से देखना अच्छा लग रहा था। वो हर वक्त उसी से दिल जिद लगा कर रखती थी। उसे लगता था कि शायद दरिया उसे पसंद नहीं करती, लेकिन आज उसकी ये गलतफहमी भी दूर हुई थी। उसकी आंखों में आज वो रंग वाजिया थे जो शायद वो खुद से भी छुपाती आ रही थी। बात सुलझाकर हाथ में झुककर उसके सर पर प्यास दिया तो वो बौखलाकर एकदम से खड़ी हो गई। ठीक उसी वक्त कोई लड़की तेजी से उसके रूम में दाखिल हुई थी और उनको देखकर एकदम से हैरान हुई थी। आंटी ने आपको यहाँ किस काम के लिए भेजा था और आप क्या काम कर रहे हैं? तीखा अंदाज में बोलती हुई वो एक जुबती नजर तनीन के हौसल पर भी डाली थी। बगैर दुपट्टे के वो अपने खुले बालों के साथ अरहम खानजादा के बेहद करीब खड़ी उसे आग ही लगा रही थी। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? अब मेहमान है, आप किसी मुलाजमत से भी कह देती। बेचती तो आपने अजली संजीदा दो टोक लहजे में बोलते हुए उसने बुतबनी दनीन के कमरे में नीचे जाते बालों के बाल डालने की शुरू कर दिए थे। पोनी दो। मुकाबिल के संजीदा अंदाज पर उसने जल्दी से ड्रेसिंग पर रखी। पोनी उसे पकड़ाई थी और उसने उसके बाल समेटे थे। चलो अब मुंह धोकर नीचे आ जाओ, लेकिन दुपट्टा लेना नहीं भूलना, नरमी से उसे समझाते हुए वो प्यार से उसके गाल को छूकर बाहर की जाने बढ़ गया था, जबकि उस लड़की ने चोला उगलती आंखों से दनीन को देखा था और खुद भी अरहम खानजादा के साथ ही निकल गई थी। उस लड़की के अंदर आग लग चुकी थी। दनीन जिस वक्त डाइनिंग हॉल में सलाम करती हुई दाखिल हुई, सामने बैठी शख्सियत को देखकर तो उसका वजूद मुंजमद हुआ था। उसे अंदाज़ा नहीं था। अरे रुकियोगी दनीन, आओ ना बच्चे। उसे बुद्धू की मानिंद एस्ताद देख कर तो उसकी पप्पो खुद ही उठकर उसके शाने के गिर्द बाजू फैलाए उसे गुलनार बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बिठा गए थे। वो बिल्कुल एक बाप की तरह ही उसे नरमी और शफ़क़त से पेश आते थे। उन्होंने कभी उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी अपने बाप का नाम का खला हमेशा उसके अंदर मौजूद रहा था और आज भी वो महसूस कर रही थी। काफ़ी बड़ी होगी हो तो ये तो इसकी तलीमा निगार ने अपने साथ बैठे वजीर खानजादा को धीमे लहजे में मुहातिब किया था और खूबसूरत भी ये बेहुदा कमेंट दनीन की तलीमा के साथ बैठे उनके भांजे की जानिब से आया था और हम ने खैर बसाती आंखों से मुकाबिल को देखा था, जबकि गुलनार बेगम और उसके शोर पर भी नापसंदीदगी के भरे तसरात रकम हुए थे। टोनी बिहेव योर सेल्फ। दरअसल उसे बाहर के माहौल की आदत है, तो बस इसी वजह से थोड़ा बेबाक है। टोनी की आंखों को देखा और वो सियानी सी हंसी हंसते हुए वजाहत दे रही थी। ये जितना बेबाक थी, लेकिन मेरे घर में ये आइंदा कभी भी ना मैं आइंदा नजर नहीं आएगा तो बेहतर होगा। अरहम खानजादा के सर्द और बर्फीले तंबी करते हुए अंदाज पर तो टोनी ने घबरा कर अपनी तवज्जो खाने की जाने मरकूज कर डाली थी। अरे भाई, वो भी हमारा बच्चा है, तुम हुआ वहाँ भड़क रहे हो। निगार बेगम ने अपने भांजे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो झट से बोल पड़ी थी। बच्चा है तो बच्चा बनकर है, बिगड़े बच्चे को दुरुस्त समेत पर लाना मुझे अच्छे से आता है। तनीन हमारे घर की इज्जत है, मैं बेगैरत नहीं हूँ जो अपने घर की इज्जत पर उठने वाली नज़र और अल्फाज बर्दाश्त कर जाऊँ। तो आइंदा ख्याल रखे रहे। इस मरतबा भी कड़े अंदाज में बोलने वाला अरहम खानजादा ही था। उसे दनीन के मामले में अपने मामू की बेहसी पूरी चुभी थी, जबकि दनीन के दिलकश चेहरे के स्पष्ट तासरात हर तरह के जज्बात से आ रही थे। उसे जैसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसी दौरान सभी ने खामोशी से डिनर किया था। उसे ये बात बिल्कुल उसकी तवक्को के बरखिलाफ थी। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं, डिनर का बहुत शुक्र। डिनर और काफ़ी के बाद वज़ीर साहब ने जाने की इजाज़त चाही थी और मैंने मुलाजमी से कहकर घर की सफाई सुथराई अच्छे से करवा दी थी। फिर भी अगर कोई मसला होता है तो मुझे बता देना, सुबह तक तुम्हारे घर के लिए मुलाजमा भी आ जाएगी। वो वज़ीर खानजादा से मुखातिब हुई थी और संजीदगी से गोया हुई थी। अपनी भाभी से उन्होंने बस सरसरी सी बात की थी। वैसे भी उनकी रूही तबीयत की वजह से वो ज़्यादा उनसे घुलती मिलती नहीं थी, वरना तो दनीन की वालदा से उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। अरे नहीं गुलनार, तुमने अच्छे से घर की देखभाल करवाई है। मेरे बाद तुमने जिस तरह घर का ख्याल किया है वो काबिल सताइश है। चलो अब हम चलते हैं, घर सेट हो जाए तो फिर हम एक बड़ी पार्टी का एहतमाम करेंगे। खुश दिली से कहते हुए वो अपनी बेगम और उनके भांजे को लेकर निकल गए थे। और अच्छा आंटी, कल मिलते हैं। वैसे भी मुझे खुशी हुई है कि हम आपके पड़ोस में आबाद हुए। नज़ाकत से कहते हुए उसने गुलनार बेगम की गाल से गाल मिलाया और तेज़ी से खुद भी बाहर की जानिब चल दी थी। गुलनार बेगम देखकर तो हैरान रही। आप वजी होने के साथ साथ मगरूर भी हैं। कज़न तो मैं आपकी लगती हूँ, लेकिन हमें तो आपके ने नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाया हुआ है। मेन गेट की तरफ जाते हुए सैरिश के कदम लान की जाने मुड़ गए थे, जहाँ अरहम सिगरेट पीते हुए टहल रहा था। उनकी सोचों का मरकज़ बस एक ही हंसी थी। मेरे लिए आप अजनबी हैं, जबकि आप जिसके बारे में बात कर रही हैं
वो बचपन से मेरे साथ ही है और वो मेरी अपनी है, और मैं उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। अरहाम के संजीदगी से बावर करवाने पर शहर के नकुश तने थे। अब मैं आ गई हूँ तो अजनबी हम भी नहीं रहना। उसे सर तपाओं तक देखे वो मानी हेजी से बोलती हुई तेजी से पलट गई थी। मामू से एक बेटी भी संभाली नहीं गई, एक को नज़रअंदाज किया तो दूसरी की हिला किया सिखाना ही भूल गए। जहरीला बड़बड़ाते सिगरेट नीचे फेंक कर चप्पल से रगड़ते वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। सैरिश उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो मम्मी अब अपनी नान से अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे ताकि मैं अरहाम खानजादा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकूं। सच ऐसा शानदार मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। जब से उसे देखा है दिल की हालत बेहाल है। बेबाकी से कहते हुए वो अरहाम की तस्वीर में गुम हो गई थी। निकल आओ ख्वाबों की दुनिया से, वो तुम्हारा सड़ू कज़न तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। देखा नहीं कैसे घूरता है जैसे सालम ही निकल लेगा। ऊपर से ये लहजा ऐसा बर्फीला के वजूद में सर्द लहरें से दौड़ जाती हैं। उसने अरहाम का जिक्र करते हुए टोनी ने एक सख्त चुचरी ली थी। तुम क्या जानो फीके शलगम, मर्द को ऐसा ही दमक होना चाहिए, और उसकी बात तो तुम मत ही करो डैड। या तुम्हारी तरह के कमज़ोर मर्द मुझे पसंद नहीं। अपने असली गुस्ताहाना अंदाज में गोया हुई वो मोबाइल स्क्रीन की जाने मुतवज्जो जहाँ उसके फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे और वो उनके साथ मसरूफ़ हो चुकी थी। बस कर दो सैरिश, और बंद कर दो अपनी पुप्पो और उनके बेटे का जिक्र करना। जब से आई हूँ यही बातें बोल बोल कर दिमाग ख़राब कर दिया। मैं जा रही हूँ सोने। तुम्हारे डैड अब तो सो चुके होंगे। वो ससुराल के मामले में यूँ बेजारी दिखाती थी जभी तो उसे लताड़ती सोफे से उठकर गई थी। सैरिश अभी भी अपनी सोच में महव थी। वो आप कुछ भी कहें, अगर मेरा रिश्ता अरहाम से तय नहीं करवाया आपने तो मैं बता रही हूँ कि मैं फिर अपने फ्रेंड विलियम से शादी कर लूँगी। पीछे से धमकी लगाने पर उन्होंने घूर कर देखा और लॉन्च से निकलती चली गई थी। यार अगर तुम अरहाम के चक्कर चलाने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा चक्कर अपनी सुतेली बैम से चला दो। कसम से दिल पर लगी है उसकी खूबसूरती जाकर, हवासत भरे अंदाज में कहते हुए उसने अपना सीना से लाया था तो सैरिश ने उसकी जानिब कुछ उछाल दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ इस तरह की बेहुदा बात करे। इसी वजह से नाश्ता तो सुकून से कर लो दानी, रात खाना भी तुमने बराए नाम ही खाया था। नाश्ते की मेज़ पर उसे उजलत भरे अंदाज में बस जूस पीछे देखकर वो तो फकर सी गोया हुई थी। फूफो ने बस फूफो जूस ही काफ़ी है, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। भूख लगी तो बस कैंटीन से कुछ खा लूँगी। वो जूस का गिलास ख़त्म करके वो उठने ही लगी थी। अरहाम ज़्यादा चारकोल कलर के सूट में मलबूस नक्सक से तैयार खुशबू में बस वहाँ चलाया था और दनीन को शानों से पकड़ते वापस उसे कुर्सी पर बिठा कर खुद भी उसके साथ वाली कुर्सी संभाल गया था। नाश्ता कर उसकी प्लेट रेडी करके वो उसके साथ संजीदगी से बोला तो दनीन ने मतलब तरी नज़रों से अपनी पप्पू को देखा था जो बेनियाजी से दिखाती कंधे उचका गई थी और उसे बस वो ही हैंडल कर सकता था। क्या खा रही हो या खिलाऊं अपने हाथों से। उसे यूं नाश्ते की प्लेट को घूरते हुए देखा था और उस लड़के के कड़े लहजे से इस्तफसार वो हाथ बढ़ाकर खाने की जाने मतवज्जो हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कैसे उसे अरहाम ज़बरदस्ती नाश्ता करवाएगा। जल्लाद से लबड़ बढ़ाते उसने फिरती दिखाई और फिर आज उसका ज़रूरी टेस्ट था, उसे लाजमी वक्त पर पहुंचना। अच्छा पप्पो अल्लाह हाफिज़। नाश्ते के बाद वो तेज़ी से उठकर गुलनार बेगम को प्यार देती बैग संभालने बाहर निकली थी। अपने बाबा को कॉल कर लेना, वो एकदम एक अहम मीटिंग की वजह से मैं तुमसे मिले बगैर ही निकल गई। गुलनार बेगम की याद दहानी करवाने पर इस बात में सारी लता उनके सर पर प्यार दे गया था। यूनी तक का तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। जब यूनी के आ जाने पर अरहाम ने गाड़ी रोकी थी और इससे पहले कि वो गाड़ी से उतर जाती मुकाबिल ने उसका बाजू पकड़ते उसे रोका तो उसने अरहाम के हाथ पर नज़र डालते दूसरी सवालिया नज़र अरहाम के चेहरे दिलकश चेहरे की जानिब की थी। मामू या उनकी फैमिली की वजह से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी फैमिली हम हैं और हम सभी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और उसकी सुरख आंखों के किनारे देखकर वो समझ चुका था कि रात वो रोई थी। सब मतलब आप भी न जाने कैसे, मगर ये सवाल उसकी ज़ुबान से फिसला था। मुकाबिल सहर अंगेज़ अंदाज में मुस्कुरा था, हल्का सा झुका और उसकी नाम पड़ती हुई आंखों को बारी बारी प्यार भरे अंदाज में नरमी से छू गया था। इस अपनाइया से लबरेज लम्स उसकी शिद्दत से उसका दिल बड़े ज़ोरों से दर्दनाक अंदाज में धड़क उठा था। फैमिली में भी शामिल हूँ, प्यार से उसकी नाक खींच कर छोड़ते हुए उसके जूं ही मुकाबिल का बाजू आज़ाद किया। वो बैग संभाले सूरज से
गाड़ी से उतर आई थी और बगैर पलटे यूनिट के अंदर गायब हुई थी, तो मुकाबिल ने उसकी फुर्तियाँ देखकर खुशगवार अंदाज में कहकर लगाया था। अब उसे यकीन था कि उसके आगे ज़िंदगी तरीन खानज़ादा के साथ खुशगवार तरीन गुजरने वाली थी। इस बात का उसे यकीन हो चला था और अब उसकी मामा का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। उसके बाबा अपनी फैमिली के साथ आए दूसरा हफ्ता था। ज़ाहिर शाह अक्सर ही शाम की चाय या रात के डिनर पर उनके घर पाई जाती थी, जिसकी वजह से दानीन चिढ़ने से लगी थी। वो इससे बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी फूफो लगी रहती थी या फिर अरहाम से ज़बरदस्ती फ्री होने की कोशिश करती तो वो शट अप काल देता। जैसे उस वक्त खाने की मेज़ पर वो ख्वाम अरहाम खानज़ादा से फ्री होने लगी थी और उसने अपने रूड अंदाज में उसे छिड़क दिया था। देखे ना फूफो, अरहाम को ये कभी सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, हसीन है तो मगरूरियत भी कूट कूट कर भरी है इनमें। फूफो, आप इनको समझाती क्यों नहीं? फूफो, नाक चढ़ा वो एक अदा से अपने कटे बालों को पीछे झटका देती हुई बोली थी। अरहाम की तबीयत कुछ ऐसी ही है, वो हर किसी से घुलता मिलता नहीं है। और दूसरी बात, तुमसे उम्र में वो बहुत बड़ा है, तो उसे भाई बोला करो। गुलनार बेगम नरमी से टोक देने पर सैरिश के मुंह बन गया था। दनीन भी तो उन्हें भाई नहीं कहती, जब तो आप एतराज़ नहीं करती। उसके रूठे अंदाज से जताने पर जब उन्होंने ठंडी सांस भरती थी और वो दनीन की बात हुई थी, उसने अपना चम्मच प्लेट में पटका उठ खड़ी हुई। मेरा नाम आइंदा मत अपने लबों पर मत लेना, तुम्हें मैं यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ, यही बहुत है। अपने घर खाना नहीं मिलता जो यहाँ रोज़ मुंह उठाए चली जाती हो। दनीन के तुर्श तल्ख अंदाज से फटे जहर बजिका से रह गई थी। दानीन, अरहाम खानज़ादा ने उसे नरमी से टोका था। मुझे कोई कुछ न कहे, ये मेरा घर है और मुझे अपने घर में ये बर्दाश्त नहीं। उसीन भरे अंदाज में बोलती वो दूसरे ही लम्हे दौड़ती हुई वहाँ से निकल गई, तो गुलनार बेगम ने परेशान होकर अरहाम की जानिब देखा था। आप फिक्र मत हो, मैं देख लूँगा। इन्हें तसल्ली देते हुए वो खुद भी निबकिया से मुसाफ करता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था। अरहाम, किस कदर बदतमीज़ है ये दरीन, घर आपका है वो और हक वो जता रही है उसे, तो गोया मौका मिला था आपकी बुराई करने का। दानीन बदतमीज़ हरगिज़ नहीं है, बस उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। और रही बात घर की, तो ये घर वाकई ही उसका है, इस घर पर उसी का हक है। और उसी लहजे में दानीन के लिए एक अलग तरह की मोहब्बत से लग रही थी, जिसे देखकर तो बुरी तरह से जली बुनी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि फूफो उसकी इतनी हिमायत करेगी। आपकी मोहब्बत है जो आप ऐसा कह रही हैं। खैर, 2 दिन बाद भाई भी आ रहे हैं और घर में पार्टी भी है। कल डैड आपको कार्ड देने आएंगे, तो प्लीज़ आप सब ने आना है। वो अपनी बातों का असर ना होते हुए देखकर गोया मौजूद गुफ्तगू ही बदल गई थी। और फूफो, हम तो आ ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंकल यहाँ नहीं है। दरअसल ज़्यादातर वो दुबई वाला अपना बिजनेस देखते हैं, लेकिन इन दिनों वो बिजनेस मीटिंग की वजह से यूरोप साइड विजिट पर हैं। गुलनार बेगम की बातें सुनती सैरिश की मजीद आंखें खुली थी। उसकी अगर यहाँ शादी हो जाती तो उसकी ऐश ही ऐश थे, दौलत भी मिलती और इतना हैंडसम शोहर भी। चलें, अंकल बिजी हैं तो, लेकिन आप और अरहाम ने ज़रूर आना है। अब मैं चलती हूँ। अभी याद आया कि टोनी के साथ मुझे माल जाना था, वो भी मेरा वेट कर रहा होगा। वो पानी का गिलास लबों से लगाती चंद घोट पीकर उजल भरे अंदाज से बोली थी। और फिर तुम्हारे इस कज़न की फैमिली नहीं है? उनके अंदाज में तजस्सुस था। बस सादगी भरा सवाल था ये। फैमिली तो है, मगर उसे पाकिस्तान देखने का शौक था, तो ये हमारे साथ ही आ गया, लेकिन कुछ दिनों में वो चला जाएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। उनके सवाल का जवाब देते हुए वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। गुलनार बेगम ने मुलाजमा से क्या कर टेबल समेटने को कह दिया था और वो तो उठकर चली गई थी। उन्हें आज गुलनार का अब अरहाम खानज़ादा सीधा दनीन के रूम में दाखिल हुआ था, लेकिन दनीन उसे पूरे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देती। वो तो कमरे से निकलकर पिछले लान की समत निकल आया था, जहाँ वो पिलर के साथ टेक लगाए गोया हर शय से खफा बैठी थी। नाराज़ हो, लेकिन नाराज़ होना तो नहीं चाहिए। मैंने डांटना नहीं था। सहरिश, बेशक तुम्हें नापसंद सही, लेकिन वो तो हमारे घर पर एक मेहमान की हैसियत से थी। तुम्हारा एक्ट मामा की तरबियत पर सवाल उठा रहा था। हमारी मामा ने हमें ये तो नहीं सिखाया कि हम घर आए मेहमान की इंसल्ट करें। उसके रसन भरे अंदाज से बोलने पर और सवाल करने पर वो झट से सर को नफी में जम्बुश दे गई थी, जबकि वो उसके साथ ही मार्बल के फर्श पर बैठा उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। वो आप क्यों आए? जुकाम ज़दा लहजे में भीगी नीली आंखों का दर्द डूबा हुआ था शिकवा मुकाबिल के दिल पर किसी नुकीले भाले मानित जा कर लगा था।